हाय बच्चों, कैसे हैं आप। तो जैसे मैंने बोला था आपको कि जब मैंने अर्श का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था तो मैंने बोला था कि अर्श एक लड़का है जो कि AIR तो निकालेगा। और आज आपने देख लिया कि AIR 1 अर्श पांडे अपना है। ठीक है। अर्श की इनिशियली इंटरव्यूज़ आपने बहुत सारे देखे थे जहाँ पे इसने अर्श ने रिटन और SSB क्लियर किया था, तो उसके रिलेटेड अपन को सारा गाइडेंस दिया था। बट आज अर्श एक वो अर्श नहीं है, आज अर्श AIR 1 है। ठीक है। तो आज अर्श आपको, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अर्श बोलेगा आपको जो भी गाइडेंस है कि हाउ टू क्रिएट टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, आप रिटन की कैसे तैयारी करेंगे, SSB की कैसे तैयारी करेंगे, आप साइक कैसे करना है, आपको हर एक चीज़ अर्श आपको अपने इन वीडियोस में गाइड कर रहा है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोटिवेट करेगी और अगले जो AIR होंगे ये आप होंगे। ठीक। Hello everyone, I am Arsh Pandey. I have secured All India Rank 1 in the NDA 2 2021, or you can say the NDA 148 course, and I get immense amount of pleasure in sharing my experiences with all of you. Today I'll tell you how to approach for the SSB. इन जनरल हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग SSB को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली अप्रोच करते हैं। हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, उसके अंदर 14 दिन तक हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे, उसके बाद एज इट इज़ अप्लाई कर देंगे और हम ओरिजिनल SSB में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। बट फ्रेंड्स, दिस अप्रोच इन इट सेल्फ इज़ नॉट गुड. वट यू शुड रैदर डू इज़ यू शुड अंडरस्टैंड दी प्रोसेस को जितना एफिशिएंटली और अच्छे से आप समझोगे उतना इजीली उसे क्रैक कर सकते हो। तो इनिशियली जब आप रिटर्न्स कर रहे हो उस टाइम भी या उसके बाद भी आप पहले SSB के पूरे प्रोसेस को समझिए। एक बार आपने प्रोसेस समझ लिया, उसके बाद आप हर एक प्रोसेस के अंदर अपने आप को जज कीजिए, सेल्फ असेस कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए एंड रेगुलरली खुद के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग पार्ट में, तो आप अपने नरेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी स्टोरीज़ के अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ एंड एक्शन का ओरिएंटेशन ला सकते हैं। सिमिलरली इंटरव्यू के अंदर भी आप खुद को PIQ फॉर्म के, जैसे आपने PIQ फिल किया उस हिसाब से जो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उन्हें प्रिपेयर कीजिए। उन क्वेश्चंस पे क्या इंटरजेक्शंस होंगे उनको भी प्रिपेयर कीजिए। एंड ग्रुप टास्क इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। सभी लोग आइडियाज़ देने पे फोकस करते हैं, बट असली जो ग्रुप टास्क होता है उसमें आप कितना सपोर्टिव हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब असली ग्राउंड में आते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं ना, ग्रुप आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, सो देयर आर मेनी गाइज हु विल कम अंडर प्रेशर और वो अपना असलियत दिखा देंगे, वो चीखने लग जाएंगे, शाउट करेंगे, आर्ग्यू करेंगे। आपको वो नहीं करना। यू शुड बी वेरी मच काम, कंपोज थ्रू आउट द प्रोसीजर। ये पूरा आपके लाइफ को रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाइए रादर देन किसी एक्सटर्नल सोर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूशन से आप जाके सीखें। सो यही आइडियल अप्रोच रहेगी। फ्रेंड्स, नाउ आई विल शेयर दी स्ट्रैटेजी फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन. In my case, frankly speaking, I didn't have to do much of the hard work, क्योंकि मेरे सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे मैथमेटिक्स के और जनरल साइंसेज एंड हिस्ट्री एंड ऑल, वो काफ़ी ज़्यादा पहले से मुझे क्लियर थे बिकॉज ऑफ माई प्रेपरेशन फॉर अदर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम. बट मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले आप एक मॉक टेस्ट दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, यू वुड बी इन 11th और 12th, so give a mock test and try to assess that what is your level. After realizing where you stand, you start working hard. Thereafter, try to segregate the syllabus into multiple parts. मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा इंटीग्रल होता है. मेरे क्लास में बहुत बच्चों ने अपने गैट के पेपर में बहुत मार्क्स सिक्योर किए, बट सिंपली बिकॉज दे वर नॉट एबल टू क्लियर द मैथ्स, दे वर नॉट एबल टू रीच टू द SSB. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर कि आप मैथमेटिक्स के मैक्सिमम पार्ट को, सिलेबस को कवर कर पा रहे हो, और टाइम मैनर में प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप ये समझ सको कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस हमको पकड़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं. एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट करने, आपको सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस बनानी है कि सभी ईजी को आप स्पॉट कर लो, मीडियम लेवल क्वेश्चंस को स्पॉट कर लो, और टाइम मिले तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को करो. सो what I would say is that for mathematics, first of all, just go through the basic NCERTs, the basic solved examples, and after doing all this for one single chapter, look for the previous year questions. And most important thing is to practice in a timed manner, ताकि वो जो भी टाइम पीरियड मिलता है 2-2.5 घंटे का, उतने में आप इतने क्वेश्चंस कर लो कि आपका कट ऑफ क्लियर है. Secondly, for GAT, for English, I would suggest that since if you are from the English background, you won't find it much difficult, but still go with the preparation of antonyms, synonyms, idiom, phrases, etc. क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चंस कई बार हम लोगों को नॉलेज नहीं होती, इसलिए नहीं कर पाते. Similarly, for basic sciences, you don't need to do much,
बट फॉर हिस्ट्री एंड अदर सेक्शंस अगर आपका पॉसिबल है, आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली गो थ्रू दी नेसेसरी टेस्ट। जो भी SSB क्रैक या पाथफाइंडर जैसी बुक्स हैं उन्हें रेफ़र कीजिए। तो अगर आप इतना करते हो और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करते हो तो फॉर श्योर आपका रिटन क्लियर हो जाएगा। Friends, thirdly, I'll talk about the time management because being in FEL standard, you must also be preparing for your boards exam. You must be preparing for some other backup exam like JEE or NEET as well. So it's very important to manage your time. आपको अपने टाइम को बैलेंस करना है बिटवीन योर स्टडीज़, जिसके लिए आपको जितने भी आवर्स आप 3-4 आवर्स अलॉट करते हो उतने टाइम में आप बस स्टडी कीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हम पढ़ने बैठे और अभी हमारा स्टडी का टाइम चल रहा है और हमारे हाथ में फ़ोन है, नोटिफिकेशन आता है फ्रेंड का, लाइक्स आते हैं फ़ोटोज़ पे, कमेंट्स आते हैं, तो आप वो भूल जाते हो कि अल्टीमेट टारगेट अभी स्टडी करने का था। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम पढ़ते रहो, बट जितने टाइम पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली अगर आप एक प्रॉपर स्केड्यूल ना बना के आप बस एक रफ़ एस्टिमेट अपने माइंड में रखो कि मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, मुझे 4 घंटे नहीं पढ़ना, मुझे 4 टॉपिक्स करने हैं। अब वो 4 टॉपिक्स अगर 1 घंटे में आप अच्छे जल्दी फोकस्ड होकर करो तो आपके पास बाकी टाइम रहेगा लेजर के लिए। सिमिलरली आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं कोई फिज़िकल एक्टिविटी आप कीजिए, क्योंकि मैं भी रनिंग करता था, फिज़िकल एक्सरसाइजेस करता था टू कीप माई सेल्फ फिट, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस में GTO में भी रिफ्लेक्ट होगा और अदरवाइज़ ऑल्सो आपका जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी एग्जामिनेशन प्रेशर है और जितना भी स्टडी करके बोर हो जाते हैं, वो सारा का सारा अगर आप कोई इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हो लाइक रनिंग, तो डेफिनेटली उससे वो रिलीव आउट हो जाएगा। सिमिलरली आप टाइम अलॉट कीजिए पेपर से पहले रिविजन के लिए और टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, एंड टेस्ट प्रैक्टिस के साथ टेस्ट एनालिसिस भी कीजिए। अगर ये सब आप करते हो तो आपको नॉर्मल लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी और फाइनल पेपर में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। One more is that how can we gain confidence and how we can keep us motivated throughout the journey. So see, motivation कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग से दूर से आएगी। Your preparation will reflect the amount of confidence and motivation you have. तो मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक ना रख के आप इंटरनल रखिए, अपने काम में इतना ज़्यादा डिवोट हो जाइए, अपनी स्टडीज़ में, अपनी प्रिपरेशन में, कि आपको उसी से एक फ़ायर मिलती रहे रेगुलरली। जब आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, आप खुद को ही रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो और आप इम्प्रूव कर रहे हो, वो जो छोटा इम्प्रूवमेंट है वो अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस देगा टू इवन डू बेटर। आप मैथमेटिक्स इनिशियली सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, फिर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, लेक्चर्स देखते हो, बार बार क्वेश्चन एग्जाम्पल्स पढ़ते हो और आपसे होने लग जाता है, वो मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन वो नहीं होता कि आपने एक यूट्यूब की वीडियो देखी, आपको 1-2 घंटे तक जोश रहा, उसके बाद वो ठंडा हो गया। और आपका अल्टीमेट मोटिवेशन होना चाहिए वो 2 स्टार्स जो आपके यहाँ पे लगेंगे, या वो यूनिफॉर्म जो आप कमीशन होने के बाद पहनोगे। सो वेन एवर यू फील डिस्ट्रैक्टेड, वेन एवर यू फील लेफ्ट अलोन, या आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, आप एक बार बस उस यूनिफॉर्म को याद कर लीजिए जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी साइक एग्ज़ाम्स। सो साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चंक होता है आपकी पूरी SSB का, क्योंकि उसमें आप असेसर से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते, आप डायरेक्टली उनसे फेस टू फेस कांटेक्ट में नहीं आते। तो आप जो भी रिस्पॉन्सेज लिखोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो रिस्पॉन्सेज ही आपके जो असेस किए जाएंगे, और जो आपने लिखा है साइकोलॉजिस्ट वो पढ़ेगा और उसके हिसाब से मार्किंग करेगा, रादर देन आपने क्या लिखना चाहते थे। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द वर्ड्स यू आर यूजिंग। तो साइकोलॉजी के लिए सबसे पहले जो 4 टास्क हैं ना, उनको आप एकदम डिटेल में अंडरस्टैंड कीजिए, उनकी नीड्स क्या हैं। टैट में आपकी लाइफ से, आपकी PIQ से स्टोरी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, साथ में आपकी एक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, एंड उस पिक्चर से लिंक होनी चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स आप समझ जाते हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप पहली बार टाइम मैनर में सेट्स लगाओगे ना, बिलीव मी, आप पहली बार तो 12 के 12 पिक्चर्स अटैम्प्ट करना शायद ही पॉसिबल हो, आप नहीं कर पाओगे। और जो आप स्टोरीज़ लिखोगे आपको खुद को पढ़ के हंसी आएगी। सिमिलरली अगर आप बैट की बात करो, SRT की बात करो, इन सभी टास्क में आपको खुद को अपने रिस्पॉन्सेज पसंद नहीं आएंगे। अब बताइए, आप खुद ही खुद को रिकमेंड नहीं कर सकते तो साइक कैसे करेगा। तो इसीलिए इनिशियली पहले आपने जब सभी टास्क को समझ लिया, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कॉमन मिस्टेक क्या है, यूट्यूब से या कहीं से भी आर्टिकल्स पढ़ के, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो टाइम मैनर में। आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ PDF, एक्सेल शीट्स एट्सेट्रा प्रेजेंट हैं
इन सब टास्क के रिलेटेड। तो आपको PDF या फिर PPT मिल जाएगी, उनसे आप प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस अपने ही लिखे हुए रिस्पॉन्सेज का करो। आपको खुद की गलती रियलाइज़ होगी कि इसकी जगह ये बेटर सेंटेंस हो सकता था, इसकी जगह ये स्टोरी लिख सकता था तो ज़्यादा अच्छा रहता, इससे अच्छा ये एक्शंस और ऐड करता तो अच्छा लगता। तो जिस तरीके से आप खुद के रिस्पॉन्सेज को इवैल्यूएट करोगे और इम्प्रूव करोगे, वही बेस्ट वे है साइक को प्रिपेयर करने का, रादर देन हज़ारों पिक्चर्स देख के उनकी स्टोरी रटना। फ्रेंड्स, वन मोर क्वेश्चन इज़ दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स रिटन के एग्ज़ाम के लिए और साथ में SSB के अंदर भी काम है। तो देखिए, इनिशियली अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड स्कूल से रहे होगे तब तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो आप ग्रेजुअल स्टेप रखिए। सडनली कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इनिशियली आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जैसे कि आप शॉर्ट आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको किसी बुक के अंदर, किसी नॉवल के अंदर दिखे, उनको आप हाईलाइट कीजिए, उनके मीनिंग समझिए। उसके बाद आप जो भी इंग्लिश आपने पढ़ी, फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल पढ़ा, एक मैं मेथड बता देता हूँ आपको। आप फिर अपना फ़ोन का कैमरा सामने रख दीजिए। फ़ोन का कैमरा एडजस्ट करने के बाद आप वीडियो स्टार्ट कीजिए रिकॉर्डिंग, और फिर वही जो भी आपने पढ़ा था उसे अपने वर्ड्स में इंग्लिश में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल आपने ग्लोबल वार्मिंग पे पढ़ा, तो आप अपने सामने कैमरा रख के लेक्चरेट सॉर्ट ऑफ दो कि फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. Global warming means the increase in the temperature of the earth because of trapping of different gases. इस तरीके से आप पूरा जितना भी आपने थ्योरी पढ़ी है उसको बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, वापस उस रिकॉर्डिंग को बंद करके सुनो। आपने कहाँ कहाँ पे इंग्लिश को ग्रामेटिकली सही बोला और कहाँ पे आपने गलती की। फिर जो गलती की उसे याद रखो, एक और बार रिकॉर्ड करो। एक और बार रिकॉर्ड करोगे, फिर रिकॉर्डिंग जो होगी पहली बार से अच्छी होगी। और ऐसे 3-4 रेपिटेशन अगर करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग पे एक नेक्स्ट टू परफेक्ट लेक्चर दोगे। एंड यही चीज़ आपको हर दिन करनी है। आपको कुछ नया पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ना है और उसके बाद उस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को बोलना है। एंड एक और चीज़, रिटन एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम्स एक्सेट्रा पूछे जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप कोई एक्सपर्ट मेंटोर को डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करना चाहिए। अनीश भैया भी मैंने देखे हैं, इनके लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं, हिंदी मीनिंग भी, इंग्लिश मीनिंग भी, यूजेज भी, स्टोरी के फॉर्म में। तो अगर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करना चाहिए और फिर आप धीरे धीरे बोलना शुरू कीजिए खुद के एंड पे, डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे आपने हिंदी सीखी थी बचपन में, वैसे आप इंग्लिश भी सीखते हैं। One more question that is coming up is that I do not get the environment to develop. माहौल यस सर। तो माहौल देखिए, किसी के पास भी बहुत आइडियल माहौल नहीं होता। कोई भी ऐसा नहीं होता कि उसको बस सोना है, उठना है, SSB के लिए प्रिपेयर करना है, सोना है। एवरीबडी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट चैलेंजेस। तो देखो, अपना पाथ आपको खुद बनाना है। मान लीजिए आपके घर में आपको टाइम नहीं मिलता, काफ़ी ज़्यादा शोर रहता है, तो आप क्या कीजिए, आप शाम के टाइम में कहीं और चले जाइए, लाइब्रेरी में जाके पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई और सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो देखिए, प्रॉब्लम सभी के पास है, यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। तो रैदर देन यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज़ कि मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है, ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या इसकी जगह बेटर कर सकता हूँ। और डेफिनेटली अगर आप ये सर्च करते रहोगे, आप कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मिलेगा, और फिर अगर आप प्रिपेयर करते रहोगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। So one more interesting question that Bhaiya has put in front of me is कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे रुकें। तो देखिए, इस एज के अंदर बहुत सारे टाइप्स के डिस्ट्रैक्शन आते हैं। ऑन वन हैंड सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है खुद में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड मेनी अदर्स। सो आई वुड से दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, ट्राई टू चैनलाइज योर कंप्लीट एनर्जी टुवर्ड्स वन पाथ। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और आप खुद को रेगुलेट कर ले रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर ले रहे हैं, तब तो बहुत अच्छा है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए आप इंस्टाग्राम अपने अकाउंट बना लिया और फिर हर 5 मिनट बाद आपको खुद को फील होता है कि मैं बार बार खोल रहा हूँ, खुद ही मैं टाइम पास कर रहा हूँ। सो द बेस्ट थिंग इज़ टू डिलीट योर अकाउंट। सिमिलर गोज़ फॉर दी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। सो ये एक डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है गर्लफ्रेंड्स का। यस, गर्लफ्रेंड्स नीड टू बी फ्रैंक फ्रेंड्स, वेदर दे आर बॉय और गर्ल। तो इस एज में डेफिनेटली होता है, कई लोग अप्रोच भी करते हैं। मैं कोई अलग पीस नहीं हूँ, मेरे साथ भी हुआ था, बट मुझे पता था कि मेरा अल्टीमेट एम क्या है, और इसीलिए आई जस्ट केप्ट इट टू फ्रेंडशिप, नथिंग एल्स। सो दिस इज़ माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू दैट देर इज़ अ वेरी बिग एज
मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको बाद में मिलेगा एक बार आप अपने प्रोसेस को, अपने गोल को अचीव कर लें। वरना क्या होगा, अभी इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के चक्कर में अभी तो आप टाइम पास करते रहेंगे जब पढ़ने का टाइम है, और जब बाद में सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और आप उनमें फ़ेल कर जाएंगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा तो ये बहुत बुरा होगा। तो इसीलिए इनिशियली आप फोकस कीजिए अपनी स्टडीज़ पे। एक बार रिकमेंड हो जाते हैं, एक बार एकेडमी पहुंच जाते हैं, कमीशन हो जाते हैं, उसके बाद बाकी बहुत सारा टाइम है इन सब चीज़ों में डिवोट करने के लिए। And I would answer one more question, that what was the contribution of my family towards this success. I would say that my complete success is dedicated to my family. My father is serving in army. My mother constantly kept on motivating me throughout the years. और वो हमेशा मुझे बस इतना बोलते हैं कि अपना बेस्ट दो जिस फील्ड में भी दे रहे हो, वेदर इट वॉज SSB और द रिटन और सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच आई हैव गिवन। हमेशा फैमिली का यही सपोर्ट था कि अर्श वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, लेकिन अपना बेस्ट देके। एक बहुत स्पेशल रोल मेरे ब्रदर ने निभाया था। ही इज़ सर्विंग इन दी आर्मी एविएशन कोर राइट नाउ, एंड उन्होंने मुझे SSB के जो इनिशियल ग्लिम्सेस थे ना कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अप्रोच करना है और मेरा क्या लेवल था उस टाइम पे, वो सब उन्होंने मुझे पहले बताया था। उन्हें पूरे प्रोसेस के स्टडी करते टाइम, जब मैं प्रोसेस के बारे में पढ़ रहा था, जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी, मैं अपने ब्रदर को अप्रोच करता था, वो मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड करते थे। तो उनका रोल भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। फिर फाइनली जब धीरे धीरे प्रोसेस समझ में आया तो मैंने और ज़्यादा टाइम अपने एंड पे रिसर्च करने पे लगाया। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कि एक तो SSB के अंदर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो मैटर करता है, साथ में आपकी फैमिली ही आपको शेप करती है। तो फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत सारा था। साथ में अनीश सर नहीं बोलूँगा, अनीश भैया, इन्होंने भी मुझे बीच में काफ़ी मोटिवेट किया। इनफैक्ट रिटन एग्ज़ाम के बाद भी भैया ने बोला कि यू आर डूइंग फैंटास्टिक। वंस आई इवन रीड आउट टू हिज हाउस, उस टाइम पे भैया ने मेरा एक मिनी इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ लिया था और उस टाइम भी मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि यू विल मेक इट, एंड येस आई मेड इट। सो द फैमिली एंड friends' contribution was very great. They were very supportive, and believe me, they are the ones who stand with you throughout the journey and even after the victory.